एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट सीरीज जो कि हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है उसके मॉड्यूल 13 को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस मॉड्यूल में हम फैमिली लॉ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हिंदू लॉ के साथ साथ मुस्लिम लॉ को भी हमने कवर किया है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको हमारे प्रीवियस मॉड्यूल्स की पीडीएफ चाहिए तो अब यहाँ पे भावना एजुकेशन डायरी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशंस द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया। तो जो फैमिली रिलेशंस होते हैं उनके रिस्पेक्ट में कौन सा लॉ इंडिया में फॉलो होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी लॉ, ऑप्शन सी रिलीजियस लॉ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आई होप आपने मार्क कर लिया होगा और आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पे पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज जो है वो फैमिली रिलेशंस पे एप्लीकेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी के सेक्शन 44 में, डीपीएसपी के सेक्शन आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सेक्शन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ फीमेल इंटरस्टेट डाइंग विदाउट इशू बट लिविंग हर हस्बैंड। तो यहाँ पे जो एक फीमेल होती है वो इंटरस्टेट, यानी कि इंटरस्टेट मतलब होता है वो पर्सन जो अपने विल बनवाए बिना उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे विदाउट इशू बट लिविंग हर हस्बैंड, बट अपने हस्बैंड को छोड़ जाती है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई विमेन अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी के नाम किए या विल बनवाए मर गई है और उसके पीछे उसका हस्बैंड है, तो यहाँ पे उस हस्बैंड के क्या राइट होंगे या नहीं होंगे, या प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। द हस्बैंड विल टेक ऑल हर प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी द हस्बैंड शैल नॉट टेक एनी ऑफ हर प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी द हस्बैंड विल टेक ऑल हर प्रॉपर्टी except property inherited from her father and mother, option D none of the above. So the correct option is option C. तो यहाँ पे जो हस्बैंड होता है उसके पास उसकी प्रॉपर्टी लेने का राइट होता है, बट वो प्रॉपर्टी जो उस फीमेल को उसके फादर या मदर इन्होंने दी हो तो उस प्रॉपर्टी को वो नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फादर इन लॉज ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द डॉटर इन लॉ। इन केस यहाँ पे किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो उस लेडी के फादर इन लॉ होते हैं उनके ऊपर इस लेडी को कब तक जो है वो मेंटेन करने की ऑब्लिगेशंस होती हैं। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए अ पर्सनल ऑब्लिगेशन, बी co-extensive with the ancestral property in the hands of father-in-law, option C co-extensive with the personal property of the father-in-law, option D none of the above. So the correct option is option B. तो यहाँ पे जो ancestral property है जब तक father-in-law के पास में है तब तक उन्हें जो है daughter-in-law को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने स्कोर ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्ता ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिलीज। जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता कौन होता है। ऑप्शंस आर, जूनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑप्शन बी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑप्शन सी अ फीमेल, ऑप्शन डी none of the above. So the correct option is option B, senior most male member of the family. तो जो फैमिली का मेल मेंबर करता यहाँ पे मेल होना ज़रूरी है, और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिनमें फीमेल होता है, बट वो यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है। तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली एज अ कर्ता माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 19 ऑफ यहाँ पे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ हस्बैंड अ हिंदू वाइफ इज एंटाइटल टू बी मेंटेन बाय। यहाँ पे आपका सेक्शन एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, तो सेक्शन नहीं भी दिया जाएगा, सिर्फ आपको जनरली पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो एक हिंदू वाइफ जो है वो कब तक उसे कौन मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी फादर इन लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी, फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट राइज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। यहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज की मिनिमम एज किस एक्ट में दी गई है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन बी इंडियन डिवोर्स एक्ट, ऑप्शन सी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1978, ऑप्शन डी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट में ये गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके साथ जो चाइल्ड मैरिज में इसमें पनिशमेंट गिवन नहीं थी इनकेस चाइल्ड मैरिज होती है, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 एज बताई गई है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू पर्सन हैव द सेम फादर बट डिफरेंट मदर दे आर कॉल्ड। अगर फादर सेम है बट मदर डिफरेंट है तो उस चाइल्ड को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शंस आर फुल ब्लड, ऑप्शन बी हाफ ब्लड, ऑप्शन सी यूटेरिन ब्लड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाफ ब्लड। बट अगर हम इस सिचुएशन को उल्टा कर दें और यहाँ पे अगर मदर एक हो और हस्बैंड अलग, मतलब मदर एक हो फादर अलग अलग हों, तो ऐसे केसेस में उस चाइल्ड को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, यूटेरिन ब्लड। उन दो पर्सन्स को यूटेरिन ब्लड कहा जाएगा। और फुल ब्लड वो होते हैं मदर और फादर सेम है, एक ही हैं, तो उन बच्चों को कहा जाएगा फुल ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरेमनीज टू मैरिज हैव बीन लेड डाउन इन मिनट्स डिटेल इन। तो यहाँ पे जो सेरेमनीज ऑफ मैरिज जिसमें दी गई है तो उसको किस सूत्र में इंक्लूड किया जाता है। सूत्र में कहा जाता है कि सेरेमनीज होनी ज़रूरी हैं। हर रिलीजन के अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं और अलग अलग यहाँ पे सेरेमनीज या नेसेसिटीज़ होती हैं जिन कंडीशंस को फॉलो करके मैरिज जो है वो वैलिड होती हैं। तो वो सारे टर्म्स और कंडीशंस भी फॉलो होने चाहिए और जो सेरेमनीज हैं वो भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनके बारे में किसमें कहा गया है। ऑप्शन ए गृह सूत्र, ऑप्शन बी धर्म सूत्र, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, गृह सूत्र में यहाँ पे सेरेमनीज टू मैरिज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हिंदू सीज टू बी हिंदू बाय। अगर कोई हिंदू है तो उसे हिंदू होने से सीज कब किया, किन किन केसेस में किया जा सकता है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिनाउंसिएशन, ऑप्शन बी अबॉर्नमेंट, ऑप्शन सी कन्वर्जन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन से पहले इनका मीनिंग थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। रिनाउंसिएशन यानी कि किसी ने सब कुछ त्याग दिया है, सारे अपने जीवन की इच्छाएं, या जिसको कहते हैं एक तरीके से कि अपना सारा संसार त्याग के तपस्या करने चले जाते हैं, या अलग जैसे हिमालय पे कुछ लोग चले जाते हैं, बट दैट नॉट द वे। बट जो तपस्या करने चले जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होके, तो यहाँ पे अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो वो सीज नहीं होगा। ऑप्शन बी एब्डॉर्नमेंट यानी त्याग कर दिया है अगर उस पर्सन का, तो भी नहीं। कन्वर्जन यहाँ पे अगर कोई पर्सन हिंदू से किसी और धर्म में अपना कन्वर्जन करता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो हिंदू से सीज्ड हो जाएगा, उसको हिंदू नहीं माना जाएगा। तो ये कन्वर्जन होता है, ये दो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो इन ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शंस आर
ऑप्शन ए इंसैनिटी, ऑप्शन बी एपिलेप्सी, ऑप्शन सी लेप्रेसी, ऑप्शन डी बोथ सी एंड डी। सो यहाँ पे जो इंसैनिटी है तो इसमें पूछा गया है नॉट अ ग्राउंड। इंसैनिटी के बेस पे आप बिल्कुल डिवोर्स ले सकते हो। पहले यहाँ पे लेप्रेसी भी डिवोर्स का ग्राउंड हुआ करता था, बट अब लेप्रेसी को डिवोर्स का ग्राउंड नहीं माना जाता। और एपिलेप्सी यानी कि एपिलेप्सी एक मिर्गी टाइप बीमारी होती है, डिसीज होती है। तो एपिलेप्सी जो है वो कभी भी डिवोर्स का ग्राउंड नहीं रही है। और पहले लेप्रेसी थी बट अब लेप्रेसी भी डिवोर्स का ग्राउंड नहीं रही है। हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ सी एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। इसमें से कौन सा डिवोर्स, इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्लाम इन अरेबिक मीन्स। तो इस्लाम का जो अरेबिक मतलब यहाँ पे इस्लाम इन अरेबिक, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ऑप्शन बी डेलिब्रेट अडॉप्शन ऑफ अ न्यू फेथ, ऑप्शन सी adoption of the faith of Islam, option D none of the above. So the correct option is option A, submission to the will of God. इसका मतलब होता है अरबिक में इस्लाम शब्द का मतलब कि आप अपनी सारी इच्छाएं भगवान के प्रति सबमिट करोगे, यानी भगवान के प्रति होगी आपकी सारी इच्छाएं, सबमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम विथ अ विमेन प्रोहिबिटेड बाय। यहाँ पे मुस्लिम के विमेन की जो मैरिज की बात हो रही है, बाय अ रीजन ऑफ एफिनिटी शैल बी। तो अगर मुस्लिम की शादी में एफिनिटी रिलेशन में होती है तो क्या होगी, वो मैरिज किस टाइप की होगी। ऑप्शन ए इरेगुलर, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वैलिड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आई होप आपने अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। तो करेक्ट जो आंसर है वो है वॉइड, एफिनिटी वॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इस्लाम अ पर्सन ओइंग प्रॉपर्टी। इस्लाम में एक पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी को ओइंग कर रहा है। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस हैं, हैज़ द अनक्वालिफाइड कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट अ विल, ऑप्शन बी हैज़ द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट अ विल ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अ लीगल हेयर, ऑप्शन सी हैज़ द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट अ विल only when he has the legal heirs, option D none of the above. So the correct answer is answer A, has the unqualified capacity to execute a will. तो मोमडन्स में यहाँ पे इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कोई भी विल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, आप में वो कैपेसिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत क्या है। तलाकुल बिद्दत इज ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कंप्लीट एंड इरिवोकेबल डिवोर्स, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट एंड इरिवोकेबल डिवोर्स, ऑप्शन सी कंप्लीट एंड रिवोकेबल डिवोर्स, ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो तलाकुल बिद्दत जो इस्लाम में कई तरह के तलाक की बात की गई है, तो यहाँ पे जो तलाकुल बिद्दत इसमें से होता है वो पूरी तरह से होता है और इरिवोकेबल होता है, यानी कि उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर एक बार तलाक हो गया तो वो फाइनल तलाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिपल तलाक इंक्लूड्स। तो ट्रिपल तलाक इसमें से क्या इंक्लूड करता है। ऑप्शंस आर थ्री प्रोनाउंसमेंट्स इन अ सिंगल टू हर इन वन सेंटेंस, ऑप्शन बी थ्री प्रोनाउंसमेंट इन अ सिंगल टू हर इन थ्री सेंटेंस। ऊपर वाले में वन सेंटेंस है, नीचे वाले में थ्री सेंटेंस है। ऑप्शन सी इज तलाक है बेन और इरिवोकेबल तलाक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिपल तलाक में ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप यहाँ पे जो 3 बार तलाक का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, आप उसे एक सेंटेंस में कर सकते हो, 3 सेंटेंस में कर सकते हो। और ये जो ट्रिपल तलाक होता है ये इरिवोकेबल होता है, यानी कि आप इसे बोलकर फिर उससे मुकर नहीं सकते। यहाँ पे ट्रिपल तलाक की अभी की वर्डेट्स अलग हैं, यहाँ पे हम सिंपल इनके मीनिंग की बात कर रहे हैं। अब ट्रिपल तलाक पे काफ़ी सारी वर्डेट्स आई हैं, उनके केस लॉस और उनके केसेस के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपको अपडेटेड रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अ मुस्लिम हैज़ गिवन ट्रिपल तलाक टू हिज वाइफ, यहाँ पे एक मुस्लिम जो है अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक से क्या कर देता है, ट्रिपल तलाक दे देता है, डिवोर्स दे देता है. ही वेंट्स टू मैरी हर अगेन, अगर वो उसको दोबारा से शादी करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर अगेन, तो वो कैसे कर सकता है. ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी only on request of such wife, option C only if such women marries another man and the marriage is consummated and he divorced her, option D none of the above. तो यहाँ पे अगर एक पर्सन ने, मुस्लिम मैन ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और यहाँ पे उससे वो दोबारा शादी करना चाहता है, तो यहाँ पे उसके लिए कंडीशन ये होती है कि उस वुमेन की शादी किसी और पर्सन से होनी चाहिए, और यहाँ पे अनदर मैन से जब उसकी शादी होगी तो उसके ये जो सेकंड मैरिज है ये पूरी तरह से कंज्यूमेटेड होनी चाहिए, और उसके बाद मैरिज कंज्यूमेटेड होने के बाद जब इसका डिवोर्स हो जाएगा तो अगेन ये इससे शादी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर है आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ वैलिड पर्पस ऑफ अ वक्त. वक्त यहाँ पे क्या है, एक इसके ऑप्शंस देखते हैं कि वक्त कितना वैलिड होता है, इसका पर्पस क्या होता है. तो ऑप्शन ए रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ मनी टू फकीर्स दैट इज द पुअर, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ लैम्प्स इन अ मॉस्क्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे जो वक्त होते हैं ये सारे काम उनके ही होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू रिमूव अ मुतावली. तो मुतावली यहाँ पे मैनेजर होता है. तो ऑप्शंस आर फाउंडर ऑफ द वक्त, ऑप्शन बी वक्फ बोर्ड, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे द पावर ऑफ रिमूव है कोर्ट के पास, मुतावली को रिमूव करने की पावर कोर्ट के पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मुस्लिम कैन डिवोर्स हिज वाइफ. यहाँ पे एक मुस्लिम जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है. ऑप्शन ए whenever he so desires without assigning any cause, option B whenever he so desire but only with a cause, option C whenever he so desires without assigning any cause but only in presence of the wife, option D none of the above. So the correct option is, जो एक मुस्लिम मैन होता है यहाँ पे वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे डिवोर्स दे सकता है और बिना किसी कारण बताए डिवोर्स दे सकता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा. एंड थैंक यू.